Assalamu alaikum students. Welcome to the Medical Scholars. Today this is our second lecture of pharmacology. The topic of discussion today is receptors pharmacology. Basically the term receptors is related to pharmacodynamics. So we have to discuss briefly. फार्माकोडायनेमिक की टर्म में हमारे पास रिसेप्टर भी एक टर्म आती है जो कि बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है. बेसिकली रिसेप्टर्स जो है आपकी 100% टू 90 to 100% फार्माकोलॉजी जो है आपकी रिसेप्टर तो बेस करती है. किसी भी डिजीज की प्रोग्रेशन है, किसी डिजीज की डायग्नोसिस एट मॉलिक्यूलर लेवल, किसी मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एट मॉलिक्यूलर लेवल. जब हम स्टडी करते हैं तो रिसेप्टर्स के बेसिस पे हम कर रहे होते हैं. सो लेट गेट स्टार्टेड. कंटेंट्स है टॉपिक के डेफिनेशन ऑफ रिसेप्टर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स एंड द लास्ट वन इज सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज ऑफ रिसेप्टर्स. डेफिनेशन ऑफ रिसेप्टर्स में हम देखते हैं receptors in pharmacology. A receptor is a macromolecule, typically a protein that bind to a signaling molecule like a drug, hormone or neurotransmitter and initiate a cellular response. बेसिकली इसमें बताया गया कि रिसेप्टर जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है और मिलकर बने हैं प्रोटीन से. प्रोटीन जो स्मॉलर माइक्रो सब यूनिट्स हैं उनसे मिलकर एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बना जिसे हम रिसेप्टर कहते हैं. और कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, वो हार्मोन भी हो सकता है, वो ड्रग भी हो सकती है, वो न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है. जब वो रिसेप्टर में बाइंड करता है तब सिग्नलिंग स्टार्ट होती है. इनिशिएट अ सेलुलर रिस्पॉन्स, वो सेलुलर रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है. अब सेलुलर रिस्पॉन्स क्या है? जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन हो गई, ट्रांसलेशन हो गई स्पेसिफिक प्रोटीन्स की, ये सेलुलर रिस्पॉन्सेज हैं. सेल अपना होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन कर रहा है, ये भी सेलुलर रिस्पॉन्स है. सेल अपनी कॉन्फ़िगरेशन को कैसे चेंज कर रहा है, ये भी सेलुलर रिस्पॉन्स है. This binding trigger a chain of biochemical reactions events that alters the cell functions, which is the basis for post drug action. और जब रिसेप्टर पे आकर हमारा कोई लाइगेंड बाइंड करता है, लाइगेंड जो मैंने पहले बताया कोई ड्रग हो सकती है, हार्मोन हो सकता है या न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है. तो कोई भी लाइगेंड जब बाइंड करता है कि रिसेप्टर पर, तो बायोकेमिकल चेंजेस होती हैं हमारे सेल में, जो कि सेल के फंक्शन को या मॉड्यूलेट करती हैं, ठीक है, या इनहिबिट आउट करती है. They receive chemical signals and translate them into a physiological response, such as changing electrical activity, alter enzymatic activity, or modulating gene expression. जब कोई भी रिसेप्टर पे आकर कोई लिगैंड बाइंड करता है, उसके बाद उसका सिग्नलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, जिसके नतीजे में हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं वो कंट्रोल हो रहे होते हैं. एग्जाम्पल जो है इसकी हम यूं कर देख लेते हैं कि हमारे पास जब हमने खाना खाया है तो हमारी बॉडी को एक रिस्पॉन्स जो है वो जाएगा कि हमने खाना खा लिया, हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर रहा है. और जब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा तो पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज के क्लियरेंस के लिए हमारा जो पैंक्रियाज है वो बीटा सेल से, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के जो बीटा सेल्स होते हैं वहां से इंसुलिन सिक्रीट आउट करेगा डायरेक्टली ब्लड में. तो ये हमारा एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स आ जाती है. मेजर रिसेप्टर फैमिलीज में फर्स्ट वन है ट्रांस मेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, सेकंड वन है जी प्रोटीन कपलर रिसेप्टर्स, थर्ड वन है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, फोर्थ वन है साइटोकाइन रिसेप्टर्स एंड द लास्ट वन इज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स. ट्रांस मेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स. These receptor transmits its signals across the membrane by increasing transmembrane conductance of relative ions. कि ये हमारे जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है, बेसिकली जो इसकी हेडिंग है उस पर अगर हम गौर करें तो ट्रांसमेम्ब्रेन जो ये वाला ट्रांसमेम्ब्रेन एक लफ्ज है, एक वर्ड है, इसका मतलब है कि मेम्ब्रेन की अक्रॉस लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स मीन दैट जब आपका कोई लाइगेंड आके उन चैनल्स पे बाइंड कर रहा है तब उनका गेट ओपन हो रहा है, जो आयन के इनफ्लक्स को या इफ्लक्स को फैसिलिटेट करवा रहा है. और आयन के इफ्लक्स से इनफ्लक्स का क्या होगा, आपका जो सेलुलर रिस्पॉन्सेज हैं वो जनरेट होंगे इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, जो आपके सेल्स के फंक्शंस को मॉड्यूलेट करेंगे, इनहिबिट करेंगे या स्टिमुलेट करेंगे.
This receptor is a pentamer made up of 4 polypeptide chains. Pentamer I mean that 5 जो इसका स्ट्रक्चर है 5 मोनोमर्स का है जिसको मिलके हमारा पेंटामर बना रहे हैं, ठीक है। और वो पेंटामर मिलके बन रहा है 4 polypeptide चेन से। These polypeptide chain, each of which cross the lipid bilayer 4 times, make a cylindrical structure. ये एक पिक है आयन चैनल्स की। अब ये देखें, ये जो ग्रीन सी आपको नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा जो है ये रिसेप्टर है, और ये जो रेड आपको ट्रायंगल छोटा सा नजर आ रहा है इसके ऊपर ये लाइगैंड है, यानी ये ड्रग हो सकती है, हार्मोन भी हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है। यहाँ पे आप सेंटर में देखेंगे ये चैनल अभी क्लोज है, बट व्हेन जब लाइगैंड बाइंड करेगा इसके ऊपर आके तो ये फैसिलिटेट करेगा चैनल्स की ओपनिंग को, ट्रिगर आउट करेगा। और जब चैनल ओपन होंगे तो आयन का इन्फ्लक्स होगा। जरूरी नहीं कि आयन का इन्फ्लक्स ही हो, कुछ साइड्स पे आयन का इफ्लक्स भी होता है। काउंटर आयन जो है उनका इन्फ्लक्स होता है, इफ्लक्स होता है, जिससे आपका सेलुलर रिस्पॉन्सेज जो है वो ट्रिगर आउट होते हैं। इसका मैंने आपको नेक्स्ट क्लिप ऐड किया छोटा सा, वो देख लिया, आपको और क्लियरेंस हो जाएगी। ये देखिए, आपको जो टॉप पे तो नजर आ रहा है, यहाँ पे आयन से कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू द लोअर। सो आयन अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पैसिवली मूव करते हैं। आई थिंक सो आपको क्लियर समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वन हमारी जो फैमिली है वो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। द एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन contains the ligand binding site and intracellular domain interact with the G protein. हमारे जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं इनमें बेसिकली दो डोमेन होते हैं, दो हिस्से होते हैं रिसेप्टर के। वन डोमेन इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट एंड जो आपका दूसरा डोमेन है वो इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट होता है। Receptor polypeptide chains snake across the plasma membrane 7 time serpentine configuration. मीन दैट उसने 7 ट्विस्ट बनाए होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को वो 7 टाइम क्रॉस अप करके अपनी कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन किया होता है उन्होंने। A few G protein coupled receptors, example GABA and metabotropic glutamate receptors, require stable assembly into homodimers. मीन दैट एक जैसी पॉलीपेप्टाइड्स के चेन जो है, एक जैसी पॉलीपेप्टाइड चेन तो इकट्ठी होके अटैच होती हैं आपस में, जिसे हम डाइमराइजेशन कहते हैं। दो पॉलीपेप्टाइड चेन जब रिसेप्टर्स के कॉन्फ़िगरेशन में आने वाली दो पॉलीपेप्टाइड चेन, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, रिसेप्टर की कॉन्फ़िगरेशन में आने वाली दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब आपस में अटैच होती हैं, एक जैसी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो उसे होमोडाइमराइजेशन कहते हैं। एंड और हेटेरोडाइमर्स कॉम्प्लेक्स ऑफ टू डिफरेंट आइसोफॉर्म्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। रिसेप्टर अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए या तो दो एक जैसी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को असेंबल करते हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स को असेंबल आउट करते हैं, अपना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग। जो गाबा रिसेप्टर्स हैं, मेटाबोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर, ये आपके बेसिकली सीएनएस में हर सेंटर्स में मौजूद होते हैं। G protein couple receptors associated with the three receptor subunits अल्फा, बीटा एंड गैमा। इसकी नेक्स्ट मैंने पिक ऐड किया, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से एलेबोरेट कर सकता हूँ आपको। तो ये एक फ्लो चार्ट है, इसको देख लें। नेक्स्ट हम पिक को देखते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स जो हैं उनकी टाइप्स हैं बेसिकली ये, उसके बाद उनकी प्रेजेंस है कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं, और नेक्स्ट उनके सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, थर्ड वन जो है कि एक्टिवेट कैसे होते हैं, वो सेलुलर इवेंट्स को कैसे मॉड्यूलेट करते हैं। फर्स्ट वन है जीएस, जिसको हम जी स्टिमुलेटरी भी कहते हैं। ये पाया जाता है बीटा एडोनर्जिक अमाइंस में, यानी आपके जो बीटा रिसेप्टर्स हैं, हिस्टामीन, सेरोटोनिन और ग्लूकागोन, इन हार्मोन्स को टैकल करता है ये।
एंड इसके सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में क्या है, एडिनालाइल साइक्लिक एंजाइम है, इसकी एक्टिविटी को जीएस इंक्रीज आउट करता है। एडिनालाइल साइक्लिक की एक्टिविटी इंक्रीज होने से साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है और आपका फर्दर सिग्नलिंग मैकेनिज्म जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जाता है। सीएमपी बेसिकली आपका सेकेंडरी मैसेंजर है। सेकंड वन है GI1, GI2, GI3। अल्फा 2 रिसेप्टर्स, एसिटाइलकोलिन, ओपियोइड्स एंड सेरोटोनिन एटसेट्रा। बेसिकली ये आपके रिसेप्टर्स की लोकेशंस हैं और इन हार्मोन्स को, इन न्यूरोट्रांसमीटर को ये टैकल आउट करता है। इसमें ये क्या करता है कि एडिनालाइल साइक्लेज की एक्टिविटी रिड्यूस होती है और साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन रिड्यूस होती है। जी नॉट है नेक्स्ट। जी नॉट जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई, नॉट क्लियर येट। इसका फंक्शन जो है ये अभी प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं हो सका। जी नॉट 1F ये सब टाइप है। ये प्रेजेंट होता है ऑर्डरेंट्स ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। बेसिकली आपकी जो नेजल एपिथेलियम है, आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व की जो एपिथेलियम है, ठीक है, जिसे आप महसूस करते हैं अपनी स्मेल सेंस को, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम बेसिकली उसको कहते हैं। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है उसमें एडिनालाइल साइक्लेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं ये रिसेप्टर्स और साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है GQ। GQ जो है एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन एंड मैनी अदर्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके मैकेनिज्म को मॉड्यूलेट कर रहे होते हैं। इसमें क्या है, एंजाइम है फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी IP3 है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, डैग है डाई असाइल ग्लिसरॉल एंड कैल्शियम आयंस है। जब GQ रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो फॉस्फोलाइपेज सी जो है ये पॉलीफॉस्फो इनोसिटाइड्स की हाइड्रोलिसिस करवाता है जिससे आपके IP3 एंड डैग बनते हैं। IP3 जो है वो कैल्शियम के इन्फ्लक्स को ट्रिगर करवाने के लिए कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है और डैग जो है अपने कैल्शियम का इन्फ्लक्स करवाता है इनसाइड दिस सेल जिससे आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं एट द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और उससे फर्दर आपके सिग्नलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स बेसिकली आपके। लास्ट वन जो हमारे पास है, लास्ट वन है सॉरी, GT1 है, GT2 है, फोटोनोडॉप्सिन एंड कलरऑप्सिन इन रेटिनल रोड्स। ये बेसिकली आइस के रेटिना में पाए जाते हैं। इनका जो एंजाइम है वो है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3। एंजाइम्स को कंफ्यूज नहीं आपने कर देना, एंजाइम का जो नेम है आपने एग्जैक्टली विद रिस्पेक्ट टू रिसेप्टर याद रखना है। ये साइक्लिक GMP के प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाते हैं, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये पिक है नेक्स्ट आपकी जो मैंने पहले बोला था, ये कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली जो सर्पेंटाइन अरेंजमेंट है आपकी। ये अल्फा सब यूनिट है, ये गैमा सब यूनिट है और ये बीटा सब यूनिट है और इसके साथ अटैच होता है GTP जिसकी फॉस्फोरिलेशन होती है और वो GTP में कन्वर्ट हो जाता है और जब आपका लाइगेंड बाइंड करता है तो गैमा एंड बीटा सब यूनिट जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं और अल्फा सब यूनिट के साथ आपका फर्दर लाइगेंड बाइंड करके आपके ये जो वाले सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं ना इनको एक्टिव आउट करता है और इसके एक्टिव होने से जो वेरियस सेलुलर फंक्शंस हैं वो मॉड्यूलेट होते हैं जिनमें से चंद एक एग्जांपल है, सेल मोटिलिटी है, सेल ग्रोथ एंड मोटिलिटी है, सेल प्रोलिफरेशन है, कैंसर प्रोग्रेशन एंड मेटास्टेसिस है। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर जो है आपकी नेक्स्ट फैमिली है। These receptors undergoes conformational changes when activated by ligand resulting in the activation of enzyme। ये थोड़ी समझने वाली बात है। These receptor undergoes conformational changes। जब आपके रिसेप्टर पे आके कोई ligand बाइंड करता है तो वो कैसे इनसाइड मूव करता है ये समझना चाहिए हमें। आपका कोई न्यूरोट्रांसमीटर है, कोई हार्मोन है, कोई एक्सटर्नल ड्रग है, उसकी कोई ना कोई केमिस्ट्री जरूर है, वो केमिकल से मिलकर बना है। आपके रिसेप्टर्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बने। अमाइनो एसिड जो है वो मिलकर बने हाइड्रोक्सिल से, अमाइनो ग्रुप से, कार्बन से, ठीक है। ये आटम्स मॉलिक्यूल्स आपके अमाइनो एसिड में मौजूद है। तो बेसिकली आपके रिसेप्टर के डोमेन में जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके जो फंक्शनल ग्रुप फ्री होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं आपके एक्सटर्नल लाइगेंड को
रिकॉग्नाइज करने के बाद उनके द्वारा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद कन्फर्मेशन चेंजेस आती है। बेसिकली आपके जो रिसेप्टर्स है ना, वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं। चेंज होने के बाद जो है वो लाइगेंड जो इनसाइड मूव करता है, जब इनसाइड आ जाता है आपका लाइगेंड, तो उसके बाद आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन कर लेते हैं एज यूजुअल। These receptors are polypeptides consisting of extracellular hormone binding domain and a cytoplasmic enzyme domain. एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन जो है वो बाइंड होता है हार्मोन डोमेन, और साइटोप्लाज्मिक एंजाइम डोमेन जो है, बेसिकली एंजाइम डोमेन क्या है, एंजाइम है ये टायरोसिन काइनेज, ये भी एंजाइम है। मीटोजिन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, ये भी एंजाइम है। सीरीन काइनेज, ये भी एंजाइम है। गोवानल साइक्लेज, ये भी एंजाइम है। ये बेसिकली आपके सेकेंडरी मैसेंजर जो है उनकी एक्टिविटी को एनहेंस करवाने के लिए एंजाइम्स हैं। इनके साथ जो उनका एक्सटर्नल डोमेन है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स का, वो अटैच होता है। The two domains are connected by a hydrophobic segment of polypeptides that resides in the lipid bilayer. These receptors tyrosine kinase signaling function begins with the binding of ligand, typically a polypeptide or growth factor to extracellular domain. यानी ये जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स हैं, टायरोसिन काइनेज एंजाइम का नाम है, ठीक है, क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स ही एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं। जब हमारा कोई पॉलीपेप्टाइड या ग्रोथ फैक्टर या कोई एक्सटर्नल लाइगेंड बाइंड करता है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे, तो सिग्नलिंग फंक्शन तब स्टार्ट होता है। These resulting changes in receptor configuration causes two receptor molecule to bind one another dimerized. पहले भी मैंने ये पिछली स्लाइड में भी आपको बताया था, डायमराइजेशन होता है कि टू रिसेप्टर सब यूनिट्स है ना, टू रिसेप्टर सब यूनिट पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, वो जब आपस में अटैच होती हैं तो डायमराइजेशन होती है। इसका मैंने नेक्स्ट क्लिप ऐड किया, वो आपको उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी देख के। This activates tyrosine activity present in the cytoplasm, allowing a single activated receptor complex to modulate the physiological processes. जब आपका एंजाइम एक्टिवेट होता है तो एंजाइम की एक्टिवेशन से आपके सेकेंडरी मैसेंजर जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज आउट होती है विद रेस्पेक्ट टू द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। आया कि वो इनहिबिट होगा या आपका जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसको मॉडुलेट करना है, उसको स्टिमुलेट करना है आपने, उसकी बेसिस पे आपके जो सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं उनको एक्टिव करते हैं आपकी एंजाइम्स। ये क्लिप है, बेसिकली आप इसको देखें। ये लिगैंड बाइंड किया आके, अब देखिएगा आप, इसने डायमरेज होना है, एक साथ अटैच होना है, एग्रीगेट। साइटोकाइन रिसेप्टर्स आपकी फैमिली है नेक्स्ट। साइटोकाइन रिसेप्टर रेस्पॉन्ड टू हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ पेप्टाइड लिगेंड्स इंक्लूड ग्रोथ हार्मोन्स, एरिथ्रोपोएटिन। These receptor mechanism closely resemble to tyrosine kinase activity. इनकी भी बेसिकली एक्टिविटी जो है वो एंजाइमेटिक रिसेप्टर की तरह ही होती है कि जब इन पर कोई हेटेरोजेनस पेप्टाइड लिगैंड बाइंड करता है, ठीक है, तो ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। इनके जो सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवेज हैं उनमें से सेकेंडरी मैसेंजर्स जो हैं वो एक्टिवेट आउट होते हैं, ठीक है। और सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे में अब इसका क्या हम वो देख लेते हैं। Cytokine receptor dimerize after the binding the activating ligand, allowing the bound JAK। ये JAK जो है ये बेसिकली जेनस काइनेज है, ठीक है, ये भी एक एंजाइम है। आपने एक बात याद रख लेनी है, जहां पे भी काइनेज आए तो आपने समझ लेना है कि जब काइनेज लफ्ज आ जाता है तो कोई ना कोई एंजाइम है। ये जो JAK है, ये जैक बेसिकली जेनस काइनेज एंजाइम का नाम है। Janus kinase to become activated and to phosphorylate tyrosine kinase residue on the receptors activated the JAK and STAT pathway। ठीक है, जब आपका JAK STAT pathway एक्टिवेट होता है तो ये सेकेंडरी मैसेंजर की प्रोडक्शन करवाता है और उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है ताकि वो सेलुलर रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर सके, मॉडुलेट कर सके या वो इनहिबिट कर सके। और ये ऑल कंडीशन डिपेंड करती हैं आपका रिसेप्टर कौन सा है और उसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कौन सा है।
ये बेसिकली इसकी थोड़ी सी पिक है। फॉस्फेट ग्रुप जब अटैच होगा तो फॉस्फोराइलेशन होगी आपकी, ठीक है। ये लिगैंड ऊपर आपको दिया हुआ है कॉर्नर में। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ये आपका लास्ट वन फैमिली है। Several biological ligands are sufficiently lipid soluble to cross the plasma membrane and acts on intracellular receptors such as corticosteroids, mineralocorticoids, vitamin D, etc. These receptors modulate or inhibit its functions by direct stimulation or inhibition of transcription. बेसिकली जो आपके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। एक रिसेप्टर जो है वो आपके साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, दूसरी टाइप के जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं वो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं बेसिकली वो आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, उसको डायरेक्टली मॉड्यूलेट करते हैं, मतलब स्टिमुलेट करते हैं, या उसको वो इनहिबिट आउट करते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है, इसमें आपको मैं समझा देता हूँ। टाइप 1 है इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म में आपके रिसेप्टर मौजूद हैं, ठीक है, जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जब एक्टिवेट होंगे वो साइक्लिक जीएमपी भी हो सकता है, एएमपी हो सकता है, मीटोजिन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज हो सकता है। वो एक्टिवेट होगा तो सिग्नल भेजेगा न्यूक्लियस को, ठीक है। इसमें एग्जांपल है एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स। और टाइप 2 में है न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। इसमें डायरेक्टली लिगैंड जो है वो आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर पे बाइंड करता है जाके, ठीक है, जैसे कि रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर्स हैं और थायराइड रिसेप्टर्स हैं। और आपके न्यूरोट्रांसमीटर की, आपके हार्मोन की सिंथेसिस को डायरेक्टली ही मॉडुलेट करवाता है, डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन को टारगेट करता है जाके, डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसलेशन को टारगेट करता है और आपके प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। आई होप सो आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कोई क्यूरी, किसी किस्म का कोई कंप्लाइंस अगर आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। समझ नहीं आ रही किसी टॉपिक में, आपको सजेशन देना चाहते हैं कि यहाँ पर हम इस टॉपिक को, इस लेक्चर को इस तरह बेहतर बना सकते हैं, तो यू कैन आस्क फ्रीली। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन।